हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न लव स्टोरी में। यार आजकल ना आंधी तूफान बहुत आ रहे हैं, तो इस वजह से लाइट बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो लाइट आ ही नहीं रहा है। आज भी पूरे 48 घंटे बाद लाइट आई है। ऐसे में वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और नेटवर्क भी नहीं रह रहा है। और गाँव का तो यही हाल होता है, आपको तो पता ही है। चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी कहानी। आई लव यू मिस्टर डेविड। और यार आप लोग लाइक कर दिया कीजिए और जल्दी से जल्दी 500 पूरे कीजिए। 94 तो हो चुके हैं, सिर्फ 6 बाकी है। तो जल्दी से फटाफट अपना मोबाइल उठाओ और शेयर करो ताकि मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। और इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद कहूँ। पिछले एपिसोड में आप सबने सुना, बानी ईशा से मिलने आती है और वो उसे बताती है कि जिस औरत ने उसे ब्लड दिया था उसे रुद्र के आदमी लेकर आए हैं। और वो ईशा के दिमाग में ये बात डाल देती है कि अगर वो उसे उस औरत से मिलाती है तो वो उसकी वीडियो डिलीट करने में हेल्प करेगी। वो ये बात भी बताती है उसका भाई बहुत ही बड़ा वाला हैकर है, तो वीडियो डिलीट करना उसके चुटकी का खेल है। रुद्र जैसे ही ईशा के कमरे में आता है और ईशा शुरू हो जाती है। रुद्र उसे समझाता है कि ईशा उस औरत से मिलने का जिद करती है, तो रुद्र इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे रात के 9 बज चुके थे। ललिता बुआ जी के कमरे में पहुंची। बुआ दादी सोने की तैयारी में लगी हुई थी। ललिता, पैर दबा मेरा, बहुत दुख रहा है। जी बुआ जी, तेल ले आई हूँ, मालिश कर दो। हाँ हाँ बेटा, मालिश कर दे। अपनी बिटिया को भी बुला ले, वो भी सीख लेगी मालिश करना। पता नहीं उसका नसीब कैसे घर में जाएगा। ललिता वहीं बैठकर मालिश करने लगी। थोड़ी देर में लिया भी आ गई। बुआ दादी, वो दीदी का फ़ोन आया था, कह रही थी वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। अब वो मुझे बताएगी का कि मुझको का करना है और का नहीं। बहुत सयानी हो गई है, कान के बजाऊंगी नीचे ना, सब अकल ठिकाने आ जाएगी उसका। चल तू भी मेरे पैर की मालिश कर। ललिता, तुम सिर दबाओ, बहुत दुखा रहा है। ललिता डरते डरते पूछी, बुआ जी एक बार ईशा से भी उसकी मर्जी पूछ लेती, वो शादी करना चाहती है या नहीं। उससे क्या पूछना है? हाँ, उसको इतना बड़ा किया, उससे पूछ कर। जब दूसरा के घर में चूल्हा चौका करके उका पढ़ाया, उससे पूछ कर। जो उसकी शादी उससे पूछ के करेगी। और हम का कोनो उका दुश्मन हैं जो उका कोनो घर में ले जाके भांट ही देंगे। लेकिन दादी शादी तो दी को ही करनी है ना। लिया ने भी बोल दिया। चुप हो जाओ तुम, जाके सुतो। तुमको तुमको भी मैं पहले कह दे रही हूँ, अगर तुम भी कोनो लड़का को पसंद करती हो तो पहले बता देना, बियाह कराई देंगे तुम्हारा भी। नाक कटा के भाग वाग के बियाह मत करना, पहले तुम्हारे आगे हम हाथ ही जोड़ रहे हैं। और बुआ दादी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिया। बुआ दादी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और आप तो ठीक ही कह रही हैं, दी को क्या दिक्कत होगी, इतना बड़ा आदमी, इतना सारा पैसा धन दौलत। और तो और आप हॉस्पिटल में नहीं थे ना, वो पूरी रात जगे थे। और जब ब्लड नहीं मिल रहा था ना, तो पूरा दिल्ली शहर को हॉस्पिटल में ही बुला लिया था। ललिता को भी वो क्षण याद आया जब रुद्र ने उससे कहा था, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और जल्द ही हम दोनों शादी करेंगे। यहाँ से सीन कट होता है और समुद्र किनारे शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर कई छोटी छोटी जहाजें आ जा रही थी। कुछ में से माल निकाला जा रहा था तो कुछ में लोड किया जा रहा था। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और चांद भी निकल चुका था। चांद की रोशनी अपने चरम सीमा पर थी। जहाज़ों से हल्की फुल्की लाइट आ रही थी और हल्की फुल्की लाइट वहाँ के आसपास एरिया में बिखेरी गई थी। रुद्र और उसके आदमी बिग बॉस के वेश में थे। वसीम, रौनी, आदित्य और पूजा को लेकर वहाँ पहुँच चुका था। वीर का फ़ोन अब भी साइलेंट था। आक्रांत, काहिरा, मयंक भी रेडी थे। आक्रांत, बानी को जगाएं या नहीं? काहिरा, बाबा मुझे ना उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो छोड़ देते हैं। मयंक उसकी बात काटते हुए बोला, एक बार पूछ लेते हैं, नहीं तो जगने के बाद फिर से चिल्लाएगी। ठीक है, तुम दोनों को जो करना है करो, मैं चलता हूँ। एसीपी साहब का फ़ोन आया था, वे लोग निकल गए हैं, आक्रांत ने कहा। ठीक है बाबा, आप जाइए, कहते हुए काहिरा बानी के कमरे की तरफ बढ़ी और आक्रांत बाहर की तरफ निकल गया। काहिरा अभी बानी के कमरे को पिटते ही तभी मयंक ने उसे पीछे से अपनी बाहों में खींच लिया। मयंक, क्या कर रहे हो? छोड़ो। भूल गई, ये हमारा हमेशा का है ना कारू, जब भी हम किसी मिशन पर जाते हैं तो
10 मिनट तक कहकर मयंक रुक गया और काहिरा का सर पीछे से पकड़कर उसके होठों को चूमने लगा। बानी के ऊपर वीर का हाथ था और पैर भी था जिससे वो सो नहीं पा रही थी, तो उसने वीर का हाथ हटाया और बैठ गई। तभी उसका ध्यान वीर के मोबाइल पर पड़ा जो जल रहा था। बानी ने वीर को देखा जो पेट के बल सोया था। उसने उसे हल्का सा हिलाया। वीर कहते हुए फिर से सो गया। बानी ने वीर का फोन लेकर देखा तो उस पर रुद्र लिखा हुआ था। बानी ने वीर को जोर से हिलाते हुए कहा, वीर, बॉस का कॉल है। यह सुनते ही वीर की नींद उड़ चुकी थी। ओ नो, मैं कैसे भूल गया, मुझे जाना होगा। कहते हुए वीर झट से उठकर बैठ गया। उसने जल्दी से अपना मोबाइल लिया और बानी के माथे पर किस किया, फिर उसके गाल पर किस किया। तुम सो जाओ, मुझे ज़रूरी काम है। कहते हुए वीर बालकनी से नीचे उतर गया। इधर बानी को भी हॉल में कुछ खटपट सुनाई दी थी, तो वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। जैसे ही उसकी नज़र मयंक और काहिरा पर पड़ी, वो जम गई। न तो वो पलट रही थी और न ही अपनी आंखें बंद कर रही थी। अपनी आंखें फाड़े और अपनी सांसों को रोके वो एकटक दोनों को देख रही थी। जब काहिरा की नज़र बानी पर पड़ी तो वो मयंक को हटाने लगी, लेकिन मयंक का पीठ बानी की तरफ था, तो वह बानी को देख नहीं पाया था। उसने काहिरा को और जोर से पकड़ लिया और तो और उसे सोफे पर गिरा कर किस करने लगा। कारू, अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं। काहिरा ने जबरदस्ती मयंक से थोड़ा सा छूटा और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, बानी। जैसे ही मयंक के कानों में बानी पड़ा तो वो एकदम से रुक गया और फिर खड़ा हो गया। फिर उसने पलटकर देखा तो बानी वहीं अभी भी खड़ी एकटक देख रही थी। मयंक गुस्सा करते हुए बोला, बानी, ये क्या हरकत है? जब तुम आ ही गई थी तो तुम्हें कुछ हिंट देना चाहिए ना। ऐसे किसी की प्राइवेसी में दखल देना गलत बात होती है। लेकिन बानी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जब काहिरा उसके पास आकर उसे हिलाई तब जाकर कहीं उसे होश आया। वो हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने कोई कुछ देखा ही नहीं। ये सुनकर काहिरा हंसने लगी। अच्छा, कब से खड़ी होकर तुम क्या कर रही हो? वो भाभी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं। इस वक्त काहिरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसने खुद को संभालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम चलोगी हमारे साथ? कहाँ जाना है? बानी ने उसी तरह पूछा। बिग बॉस की हेल्प करना है, रुद्र सर ने बुलाया है हमें। आज लड़कियों की बहुत बड़ी डील होने वाली है। उन सबको विदेश भेजने की तैयारी हो रही है। हमें पुलिस के साथ रहना है। रास्ते में मैं तुम्हें सारा प्लान समझा दूंगी। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम चल सकती हो, बाबा निकल गए हैं। ओके, आप रुकिए, मैं रेडी होके आती हूँ। कहते हुए वानी कमरे में चली गई तो उसकी नज़र वीर की घड़ी पर पड़ी जो वो वहीं पर छोड़कर चला गया था। बानी ने वो घड़ी उठाकर अपने कपट में रख दिया। इधर समुंदर के किनारे सायरन बजाती हुई जहाज किनारे पर आकर रुकी और सभी अपने अपने एक्शन मोड में आ गए। जहां मयंक अपनी गाड़ी में बैठा हुआ वहां के कैमरों को हैंडल कर रहा था और लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को जल्दी जल्दी चला रहा था, वहीं आदित्य अपने कैमरे को सही करते हुए किनारे पर बैठ गया था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो बिग बॉस का आदमी है। वो इस समय एक मछुआरे के वेश में था। रोनी भी इसी ताक में था कि कब वो किसी वर्कर से टकराए और उसे उस वर्कर का ड्रेस मिल जाए ताकि वह अंदर जाकर सारा सिस्टम समझ सके। जहाज के रुकते ही सभी वर्कर अपने काम पर लग गए। अपने हाथों में बड़ी बड़ी लकड़ी की पेटियां लेकर वो एक तरफ गाड़ी की साइड बढ़ने लगे। रोनी जानबूझकर एक वर्कर से टकरा गया और उसने जल्दी से उसके मुंह को अपने हाथ से बंद किया और उसे खींचकर एक किनारे ले गया। उसने उसके गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर दिया और उसका ड्रेस खुद पहन लिया। वो सबका ध्यान भटकाकर माल को दूसरी गाड़ी में लोड करवाने लगा। तभी वहाँ पर 5-6 लोग बिजनेस सूट में आते दिखाई दिए। इनमें से 4 विदेशी थे और 2 इंडियन थे। रुद्र इसी ताक में था। उसने अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया जो छोटे छोटे नौका में आम इंसान बनकर चढ़े थे। पलक झपकते ही उन लोगों ने 6 को एक एक करके नाव में चढ़ा लिया। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी जो कि इंडियन था उनसे छूट गया और चिल्लाने लगा, धोखा हुआ है हमारे साथ, स्टॉप द वर्क। इसके आगे अभी वो कुछ भी बोल पाता, रुद्र ने उसके खोपड़ी पर गन तान दिया और पीछे से ही पकड़कर बोला, बिग बॉस। ये सुनते ही उस आदमी के हाथ से गन छूट गया और आवाज़ वहीं दब गई। कुछ लोग जो
जो उसकी आवाज़ सुन चुके थे इधर उधर देखने लगे, लेकिन जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो वो फिर से अपने काम में लग गए। रुद्र उस आदमी को लेकर अपनी गाड़ी के पास आ गया। इधर दामनी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर उस गाड़ी के पास थे जिसमें सभी माल जाने वाले थे, लेकिन अब तक उस गाड़ी के पास एक भी माल नहीं आया था। उनकी उत्सुकता बढ़ गई और वे आगे की तरफ खिसकने लगे। बीटीसी न्यूज़ वालों को भी इस बात की भनक लग चुकी थी, आज कुछ बड़ा होने वाला है। तो प्रथा भी अपने टीम के साथ वहीं मौजूद थी। इधर उधर देखने के चक्कर में रिपोर्टर का पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। जहाज को सुरक्षा दे रहे बॉडीगार्ड ने जब ये देखा तो उसने सीधे उस पर गोली चला दी और वो वहीं मर गया। उसे कुछ गड़बड़ होने का आशंका होने लगा तो उसने अपना वायरलेस फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन करना चाहा। तभी पूजा ने एक बड़ा सा ईंट उसके फ़ोन पर दे मारा और उससे भिड़ गई। वो आदमी भी तैयार था। उसने पूजा को एक पंच मारा तो पूजा ने भी उसे बिना मौका दिए एक के बाद एक 4 से 5 घुस्सा जड़ दिया और फिर अपने पैरों को उठाकर उसके सीने पर जोर से मारा। वो वहीं गिर गया और लुढ़कते हुए नदी में जा गिरा। पूजा ने सभी रिपोर्टर को आगे बढ़ने का इशारा किया। अब तक आधे से ज़्यादा माल रोनी अपनी गाड़ी में भरवा चुका था। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, किसी को कुछ भी भनक नहीं हुआ था। लेकिन जब काफ़ी देर तक माल असली गाड़ी के पास नहीं पहुंचा तो उसके ड्राइवर और मालिक को शक हो गया। उसने अपना फ़ोन निकालकर जैसे ही फ़ोन करना चाहा, काहिरा और आक्रांत ने उन दोनों के गर्दन पर वार किया और दोनों वहीं ढेर हो गए। प्रथा भी अपनी टीम के साथ पूजा के पीछे पीछे बढ़ रही थी। तभी जहाज पर खड़े बॉडीगार्ड की नज़र उन सब पर पड़ी तो उसने एक व्हिसिल बजा दी। व्हिसिल सुनकर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और सभी इधर उधर जाने लगे। बिग बॉस ने जिस आदमी को पकड़ा था उसे अपनी गाड़ी में लॉक कर दिया और मैदान में उतर गया। अब लड़ाई आमने सामने होने लगी। आदित्य इन सभी मोमेंट को बड़े ही आसानी से अपने कैमरे में कैद कर रहा था। तभी उसके ऊपर एक साथ 5-5 लोग टूट पड़े। उन सबको उसने बड़े ही आसानी से भगा दिया। 2 लोगों ने उसे पीछे से कमर से पकड़ रखा था और 2 लोगों ने सीने से, तथा एक ने उसका सर और अपने दोनों पैरों से उसके पैर को जकड़ा था। कुल मिलाकर आदित्य हिल भी नहीं रहा था। एक बंदा अभी उस पर गोली चलाने ही वाला था कि रुद्र ने उसे शूट कर दिया और वो वहीं नीचे गिर गया। फिर क्या था, रुद्र ने गन अपने कमर में लगाया और दोनों लोग को एक ही साथ हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। अभी भी दोनों संभले भी नहीं थे कि रुद्र ने दोनों को गोली मार दी। आदित्य ने भी अपने पीछे खड़े बंदे को सिर से मारा और उसे भी वहीं ढेर कर दिया। तभी दोनों के सामने 3 लोग आ गए। उन सब ने प्रथा को अपनी बंदूक के नोक पर ले रखा था। प्रथा बेहोश थी। ए बिग बॉस रुक जा, नहीं तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। उन सबको असल में पता ही नहीं चल रहा था कि असली बिग बॉस कौन है, क्योंकि आज सभी ने एक जैसे ही कपड़े पहने थे। रुद्र प्रथा को नहीं जानता था, लेकिन आदित्य की सांस जैसे उसके फेफड़े से निकल ही नहीं रही थी। वो झट से पेड़ पर से नीचे कूद गया। रुद्र को गुस्सा आ गया। एक रिपोर्टर के लिए वो खुद को सरेंडर कर रहा है। आदित्य ने अपना दोनों हाथ ऊपर करके उन्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने आओ देखा न ताओ उनके ऊपर अपना गन पॉइंट कर दिया। तभी उनमें से एक बंदा ने हवा में फायरिंग किया तो आदित्य जोर से चीखा, नहीं बॉस नहीं, वो मेरी बहन है। इतना सुनते ही रुद्र का हाथ रुक गया। उनमें से एक ने आदित्य के ऊपर गन पॉइंट किया और एक ने रुद्र के ऊपर। एक बंदे ने प्रथा को अपने कंधे पर उठाया और दूसरी तरफ चल दिया। जहाज के इस एरिया में लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। जहाज से जो भी थोड़ी बहुत लाइट आ रही थी बस वही थी। रुद्र और आदित्य दोनों एक दूसरे को कुछ इशारा किया और झट से नीचे बैठ गए। उन दोनों आदमियों के घुटने पर दोनों ने अपना अपना कोहनी मारा और उन्हें नीचे गिरा दिया। जो आदमी प्रथा को लेकर जा रहा था वो पलटा तो रुद्र ने एक गोली उसके पेट में मार दी। प्रथा उछलकर नीचे गिरने ही वाली थी कि आदित्य ने फुर्ती से उसे संभाल लिया। इतने में वसीम और रोनी भी वहां आ गए। रोनी ने प्रथा को गोद में उठाया और रुद्र के उसी कार में प्रथा को लेकर लॉक कर दिया, जिसमें रुद्र ने पहले से ही एक आदमी को बंद किया था। फिर उसने प्रथा के माथे पर किस किया और वहां से निकल गया। अब तक सबको समझ में आ गया था कि बिग बॉस के आदमियों ने उनके जहाज के ऊपर हमला कर दिया है और अब शायद ही ये माल उनके गोदाम तक पहुंच पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी बिग बॉस ने बहुत सारी डील को ऐसे ही भंग करके अपने साथ ले गया था।
थोड़ी देर में वहाँ पर लड़कियों की बस आ गई जिसमें बहुत सारी लड़कियाँ थीं। उन सबके हाथ पैर और मुंह बंधे नहीं थे, लेकिन फिर भी 6 आदमियों ने उन्हें गन पॉइंट से चुप करा कर रखा था। उनमें से किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। सब डरी सहमी सी एक दूसरे से सिमट कर बैठी थी। प्लान के अनुसार पूजा यहाँ पर खड़ी थी। उसने झट से रोनी, रुद्र, वशिम और आदित्य सबको सूचित किया और सब वहाँ से निकल गए। जब बस ड्राइवर ने देखा कि वहाँ पहले से ही पुलिस मौजूद है तो वह बस को वापस मुड़ाने लगा। यह देखकर पूजा बस में चढ़ने की कोशिश करने लगी। पुलिस वाले फायरिंग नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो अपने राइफल्स को बस के ऊपर पॉइंट करके चारों तरफ से घेरे खड़े थे। बस में कुल 6 बाउंसर थे। दरवाजा बंद होने की वजह से पूजा खिड़की के पास पहुंची और वो खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करने लगी। तभी एक बाउंसर ने पूजा को जोर से मुक्का मारा, जिससे पूजा लड़खड़ा गई और उसका एक हाथ खिड़की के रॉड से छूट गया। वो एक हाथ से लटकी और अपने हाथ से गन निकालकर उस बाउंसर को शूट कर दिया। गोली सीधे उस बाउंसर के सिर में लगा और वो वहीं गिर गया। साला, मैं आज तुम लोगों को बताऊंगी कि लड़कियां क्या होती हैं। रुद्र, वशिम, आदित्य सबको लात घूंसों से पीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। वशिम ने कहा, हमारे पास टाइम नहीं है, लड़कियों का बस आ चुका होगा, हमें चलना चाहिए वरना देरी हो जाएगी। इधर आक्रांत अपने पुलिस टीम के साथ था। सारा माल दूसरी पुलिस टीम ने पकड़ रखा था। बस पर लड़की पूजा को इस बात का डर था कि अगर उसने अंदर सर किया तो शायद वे लोग गोली चला दें। इसीलिए वो इंतजार कर रही थी कि कोई फिर से उसे मारने के लिए खिड़की के पास आए, और हुआ भी ऐसा ही। एक बंदूकधारी खिड़की के पास आया तो पूजा ने उसके मुंह पर जोर से पंच मारा तो वो बस में दूसरी लड़कियों पर जा गिरा। उसके आदमी उसे उठाने के लिए उसके पास पहुंचे तो पूजा ने उन लड़कियों को उस्काते हुए बोला, तुम लोग चुपचाप क्यों बैठी हो, पकड़ो इन्हें। कुछ लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और 2 बंदूकधारी को पकड़ लिया। पूजा ने सबको नीचे बैठने के लिए बोला और गोली चला दी। गोली सीधे एक आदमी के खोपड़ी में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। अब तक पूजा ने 2 लोगों को मार दिया था। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि बस ड्राइवर घबरा गया और बस को छोड़कर नीचे कूद गया। कुछ लड़कियों ने झट से दरवाजा खोला और नीचे उतरने लगी। नीचे पुलिस टीम थी, जिसे देखकर लड़कियों के हौसले और बढ़ गए। बचे 3 गुंडों को उन लड़कियों ने दबोच रखा था। पूजा ने बस का स्टीयरिंग संभाला और बस को रोककर किनारे पर खड़ा किया। पुलिस वालों ने उन तीनों लोगों को पकड़ लिया। सभी लड़कियां पूजा के सामने हाथ जोड़ती हैं और उसे धन्यवाद देती हैं। धन्यवाद बाद में करना, अभी बस में बैठो, कहते हुए पूजा ड्राइविंग सीट पर वापस से बैठ जाती है। रुद्र, वशिम अभी बस के पास पहुंच ही रहे थे, पूरा गेम पलट गया। रुद्र ने जिस आदमी को गाड़ी में बंद किया था वो गुजराल था। जब प्रथा को रोनी गाड़ी में बैठाया था और उसके माथे पर किस किया था, गुजराल उसी समय समझ गया था कि ये लड़की उसकी मोहरा बन सकती है। अब वो मूर्छित प्रथा को लेकर सबके सामने खड़ा था। उसने प्रथा के सिर पर गन पॉइंट कर रखा था। सब अपनी जगह पर ठिठक कर खड़े हो गए थे। गुजराल के सभी आदमी ने सबके हाथ से हथियार ले लिया। अब पुलिस टीम भी कुछ नहीं कर रही थी। गुजराल ने रोनी से माल के बारे में पूछा, कहाँ है तुम्हारा गाड़ी जिसमें तुमने सारा माल चोरी किया है। रोनी ने रुद्र को देखा, मानो उससे परमिशन मांग रहा हो। तभी आदित्य ने बोलना शुरू किया, तुम्हारा माल सुरक्षित है, प्रथा को हमारे हवाले करो, तुम्हारा माल तुम्हें मिल जाएगा। गुजराल राक्षसों वाली हंसी हंसते हुए बोला, मुझे पागल समझा है, कहते हुए प्रथा को लेकर गाड़ी में बैठ गया। अभी सभी लोग हरकत में आते उससे पहले ही गुजराल प्रथा को अपने कंधे पर उठाकर वापस गाड़ी से बाहर आ जाता है और उसके जांघ में गोली मार देता है। गोली लगने से बेहोश प्रथा तो गुजराल के कंधे पर थी, चीख पड़ती है और गुजराल के कंधे से उछल जाती है। गुजराल जल्दी से प्रथा के गर्दन पर बंदूक रखता है। ये देखते ही सबको शातिर की बात याद आ जाती है और सब शांत हो जाते हैं। गुजराल अपनी गर्दन टेढ़ी करके कुटिल मुस्कान के साथ बोलता है, भूल गए, एक दिन पहले ही ये भी अंतिम विदाई दी है ना। रोनी गुजराल के कुछ आदमियों को लेकर उसी ट्रक के पास जाता है जिसमें सारा माल था। तभी वहाँ पूजा बस लेकर आ जाती है। यहाँ आकर पूजा हैरान हो जाती है। बिग बॉस के सभी आदमी दुश्मनों के गन पॉइंट पर थे और ये पहली बार हुआ था। गुजराल के आदमियों ने पूजा को भी अपने गन पॉइंट पर ले लिया। तभी रुद्र गुस्से से चीखता हुआ बोला, तू अपनी मौत को और ज़्यादा दर्दनाक बना रहा है। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे कुत्तों के सामने जिंदा डाल दूंगा। चुप साला,
हमेशा नकाब के पीछे रहता है। शक्ल दिखाने की तो औकात है नहीं। नकाब हटा, नकाब हटा। आज मैं तुम्हारा चेहरा देख ही लूं। तुम्हें क्यों? सब लोग अपना नकाब